हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमजीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं पार्ट टेस्ट 3 और प्लस 4। आइए पेपर शुरू करते हैं। क्या क्या दिया गया है। नो कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग और डिवाइस इज यूज्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। के निम्नलिखित दिए गए निरोध विधियों में कॉन्ट्रासेप्टिव औषधि या युक्ति उपयोग नहीं की जाती है। मतलब यहां पर कुछ ऐसे दिए गए जिनमें किसी प्रकार की कोई ड्रग या कोई और चीज इस्तेमाल नहीं की गई है, एक्सेप्ट वन, किसी एक को छोड़कर। कौन कौन से हैं? लैक्टेशनल एमोनोरिया, ये नेचुरल विधि है। स्तनपान अनार्थव एक प्राकृतिक विधि है, तो कोई चीज इस्तेमाल नहीं होती है। क्वाइटस इंटरप्टस, अंतरित मैथुन, ये भी एक प्राकृतिक विधि है, इसमें भी किसी प्रकार की ड्रग या औषधि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इम्प्लांट, इम्प्लांट की बात करें तो इसमें आप जो है प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट दिया है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, आवधिक संयम, और इसमें भी हम किसी प्रकार की किसी ड्रग या औषधि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? सी है, जिसमें हम किसी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज आर फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। के निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य हैं? पहला, कंट्रोल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, के वृद्धि तथा विकास का नियंत्रण। जी हां, ये बिल्कुल उसका कार्य है। दूसरा दिया गया है स्टिमुलेट बॉन्ड डेंसिटी, अस्थि घनत्व को प्रेरित करने वाला। जी हां, ये कार्य भी उसका है। तीसरा दिया गया है प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। देखिए, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर उसका इफेक्ट है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक एनाबॉलिक इफेक्ट वाला हार्मोन माना जाता है। मतलब ये उसका करेक्टर नहीं है। स्पर्म मैच्योरेशन, शुक्राणु का परिपक्वन। जी हां, ये उसका लक्षण है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जी हां, ये भी उसका कार्य है। मतलब हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है? ए, बी, डी और ई, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां पर? डी ऑप्शन में। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? डी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एसर्शन और रीजन कि म्यूटेशंस कॉजेज स्पीशिएशन। अगर हम हीगो डी ब्रिज की बात करें तो हीगो डी ब्रिज ने इस बारे में कहा है कि म्यूटेशन जो है वो जाति उद्भवन करा सकता है। उत्परिवर्तन जाति उद्भवन का कारण होता है। प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशंस व्हेन सिलेक्टेड विल रिजल्ट इन स्पेशिएशंस ओवर फ्यू जनरेशन, कि पूर्व विद्यमान लाभकारी उत्परिवर्तनों का जब वर्ण होता है। जी हां, ये बात सही है कि जब पूर्व में विद्यमान म्यूटेशंस को जब प्रकृति चुनती है, तब परिणाम स्वरूप कुछ पीढ़ियों के बाद जाति उद्भवन होता है। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं? सही है। और नीचे जो कारण दिया गया है वो उसका सही स्पष्टीकरण भी है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, कि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, यहां पर दिया गया है एलर्जी। अगर हम एलर्जी के देखें तो यहां पर कौन सी एंटीबॉडी बनती है? तो एलर्जी के केस में आईजीई का निर्माण होता है। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ये हमें कहां दिख रहा है? बी में और डी में। मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा या तो बी होगा या फिर डी होगा। और वहां पर जो केमिकल रिलीज होता है वो निकलता है हेपेरिन या हिस्टामिन। तो हेपेरिन नहीं निकलता, वो क्या है? हिस्टामिन। मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें? डी है। सिम्टम्स में देखें, रनिंग नोज, नाक का बहना। जी हां, ये उसका लक्षण है। और इसके ट्रीटमेंट के तौर पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? स्टेरॉइड। एनसीईआरटी ने दिया है एंटीहिस्टामिनिक्स, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड का इस्तेमाल वहां पर किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फिर से एक असर्शन और रीजन है। द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस्ड बाय ओविपेरस मदर्स इज मोर देन द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस्ड बाय बीवीपेरस मदर, कि अंडजनक माता में उत्पन्न अंडों की संख्या जरायुज माता में उत्पन्न अंडों की संख्या से कैसी होती है? अधिक होती है। जी हां, देख लेते हैं इसका कारण क्या दिया है कि इन ओविपेरस एनिमल्स डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, के अंडजनक जंतुओं में अंडे से बच्चा मादा शरीर के बाहर अर्थात बाह्य वातावरण में विकसित होता है। दैट इज इन आउटर एनवायरमेंट, ड्यू टू विच देयर इज मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्स। ठीक है, अतः बहुत से अंडों के नष्ट होने की संभावना होती है। जी हां, ये बात सही है
कि अगर कोई अंडे को शरीर से बाहर दे रहा है तो वहां पर इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस भी लगता है, प्लस वहां पर किसी प्रीडेटर का खतरा भी रहता है। लेकिन अगर कोई बेबी जो है मां के शरीर के अंदर ही विकसित हो रहा है तो ऐसे में उसके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो ओविपेरस जीव होते हैं वो ज्यादा संख्या में अंडे देते हैं। मतलब ये इसका क्या है, सही स्पष्टीकरण भी है। बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. नेक्स्ट पे चलते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर यूज्ड इन फीमेल टू चेक। आप जानते हैं कि जो मौखिक रूप से ली जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियां होती हैं उनका प्राथमिक रूप से कार्य करने का तरीका होता है अंडोत्सर्ग को रोककर, ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग को रोककर। कि मुख द्वारा लिए जाने वाले गर्भ निरोधक रोकते हैं, तो वो किस चीज को रोकते हैं, अंडोत्सर्ग को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है स्टेटमेंट कि कार्टिलेज हैज ए हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस। आप जानते हैं कि ये बात गलत है, क्योंकि ये बात सही है किसके लिए, बोन्स के लिए। सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स के उपास्थि में आधात्री कठोर व अनआनम्य तथा कैल्शियम लवणों व कोलेजन तंतुओं की प्रचुरता पाई जाती है। ये बात कैसी है, गलत है। दूसरा दिया गया है मोस्ट ऑफ कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स कि कशेरुकी भ्रूण की अधिकांश उपास्थियां वयस्क में अस्थियों द्वारा प्रतिस्थापित की जाती हैं। ये बात कैसी है, सही है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि स्टेटमेंट 1 कैसा है, इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट 2 कैसा है, करेक्ट। कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये एक डायग्राम से लिया हुआ क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में इवोल्यूशन में दिया गया है। उसमें अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले लिखा है क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, उसके बाद दिया गया है ट्रियोक्योफाइट एंसेस्टर्स। तो पहले आ जाएगा सी के बाद आ जाएगा आपका ए, फिर आ जाएगा आपका बी, फिर आ जाएगा आपका डी। मतलब करेक्ट आंसर इसमें क्या है, करेक्ट आंसर इसमें है बी, CABD। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है असर्शन और रीजन कि एंटीबॉडीज कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। कि कुछ, यहां ये बात ज्यादा सही है कि कुछ कैंसर का पता लगाने के लिए एंटीबॉडीज का उपयोग किया जाता है। हाँ, डिटेक्शन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे कि एंटीबॉडीज कैन बाइंड विद कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। कैसे कार्य करती है कि प्रतिरक्षी कैंसर विशिष्ट प्रतिजन के साथ बन सकते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। मतलब हमारे दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट है। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट में दिया गया है एक डायग्राम। आप जानते हैं ये डायग्राम लिया गया है किसका, साइक्लोस्टोमेटा का। किसका डायग्राम है ये, साइक्लोस्टोमेटा का डायग्राम है, जहां पर उन्होंने दिया आइडेंटिफाई द गिवन एनिमल एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट। हमारे काम की चीज ये है ऑप्शन रिगार्डिंग दिस एनिमल के दिए गए जंतु प्रारूप को पहचान कर गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहले में आप देख रहे हैं कि इनमें दिया गया एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, इनमें ब्लड वेसल्स नहीं है। देखिए सर्कुलेशन के बेस पे दो प्रकार के सर्कुलेशन होती हैं, एक होता है खुला परिसंचरण और एक होता है बंद परिसंचरण। जो इन्होंने लिखा है कि एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, जहां रक्त वाहिकाओं का जाल नहीं होता है, वो पाया जाता है किसमें, खुला में। और आप जानते हैं कि साइक्लोस्टोमेटा कॉर्डेटा में आता है और कॉर्डेटा में जो है रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है। मतलब ये कैसा है, गलत है। जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, कि उपास्थल कपाल और कशेरुकदंड पाया जाता है, ये बात सही है। प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड फिन, आप देख पा रहे हैं कि अयुग्मित फिन इनमें पाए जाते हैं, कि अयुग्मित पंखों की उपस्थिति है। सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, हाँ ये बात भी सही है क्योंकि इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, इसमें ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से एक बार असर्शन रीजन कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये बात सही है। एनसीईआरटी में इसको डायग्राम के बेस पे दिखाया गया है, जहां पर एक तरफ उन्होंने लिया है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स को और एक तरफ लिया उन्होंने किसको, प्लेसेंटल मैमल्स को। जब दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तब वो क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। कि प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया also exhibit adaptive radiations in evolving into varieties of such placental mammals, each of which appears to be
सिमिलर ये काम की चीज है टू ए करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल्स, एग्जाम्पल प्लेसेंटल वॉल्व एंड तस्मेनियाई वॉल्व। कि ऑस्ट्रेलिया के अपरा स्तन जंतु भी इस प्रकार के स्तनधारियों की किस्मों के विकास में अनुकूली विकिरण प्रदर्शित करती हैं। ये बात सही है। जिनमें से प्रत्येक मेल खाते ये ज्यादा सही है। मेल खाएंगे तभी उनमें क्या होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। मार्सुपियल्स जैसे कि उदाहरणतः अपरा स्तनी भेड़िया तथा तस्मेनियाई वुल्फ के समान दिखते हैं। मतलब ये उसका क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट जी नहीं। तुम्हारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है मैच द कॉलम 1, 2 एंड 3। यहां पर 3 कॉलम दिए गए हैं, इन्हें आपस में क्या करना है, मिलाना है। मैं जो है फाइब्रोब्लास्ट की बात करें, ये लार्जेस्ट सेल होती है, जी हाँ ये लार्जेस्ट सेल होती है, बी आ जाएगा। प्लाज्मा सेल की बात करें, इनमें कार्ट व्हील सेल भी कहा जाता है इनके न्यूक्लियस की वजह से, ये हो जाएगा आपका सी। मास्ट सेल जो है वो सीरोटोनिन स्रावित करती है, जी हाँ ये हो जाएगा आपका ए। और मैक्रोफेज में किडनी शेप न्यूक्लियस पाया जाता है, तो हाँ ये इसमें पाया जाता है। इस तरफ उन्होंने दिया है कौन कैसे कार्य कर रहा है, स्कैवेंजर सेल, मतलब ये अपमार्जक कोशिका की तरह कार्य करता है। मैक्रोफेज ये हो जाएगा आपका 1। क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट, क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट कहा जाता है प्लाज्मा सेल को, क्यों, क्योंकि प्लाज्मा सेल क्या बनाती है, एंटीबॉडीज, और लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट भी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज। मतलब प्लाज्मा सेल वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। फिर है आपके पास वैसोकंस्ट्रिक्टर, ये करेगा कौन, सीरोटोनिन, ये हो जाएगा आपका 3। और मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल कौन है, वो है फाइब्रोब्लास्ट, ये हो जाएगा आपका 4। और ऐसा में देखने को मिल रहा है किसमें, ऐसा में देखने को मिल रहा है पहले ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए चेंज इन ओवम आफ्टर पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म, कि अगर किसी अंडे से कोई स्पर्म आकर के अटैच होता है तब क्या होगा, कि शुक्राणु द्वारा भेदन के पश्चात अंडाणु में कौन सा परिवर्तन आता है। पहले में लिखा गया फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी, ये बात बहुत पहले हो चुकी होती है, जब M1 डिवीजन हो जाता है उसी दौरान ही पहली पोलर बॉडी बन जाती है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम, ये तो स्पर्म का पार्ट हो गया। फर्स्ट मियोसिस वो पहले ही कंप्लीट हो गई, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सेकंड मियोटिक डिवीजन यहां पर कंप्लीट होता है, जो रुका हुआ रहता है किस स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, केमिकल कैंसर कॉजिंग एजेंट, रेडिएशन कैंसर कॉजिंग एजेंट और बायोलॉजिकल कैंसर कॉजिंग एजेंट। देखिए केमिकल की बात करें तो आप जानते हैं कि केमिकल में यहां पे कौन है, सिगरेट स्मोकिंग, मतलब इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट। रेडिएशन जो करवाएगा वो करवाएगा कौन, एक्सरे और गामा रे, ये हो जाएगा हमारा सेकंड। और बायोलॉजिकल कौन है, ऑन्कोवायरस, ये हो जाएगा हमारा थर्ड। मतलब हमारा ये 1 2 3 1 2 3 जो मैं देखने को मिल रहा है किस में, बी ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर से एक और असर्शन रीजन, कि न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, कि जीवों के नए रूप पृथ्वी के इतिहास में विभिन्न कालों में प्रकट हुए हैं। ये बात कैसी है, सही है। मतलब हमारा असर्शन कैसा है, सही है। द फॉसिल स्टडी शो that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time span of earth, कि जीवाश्म अध्ययन बतलाते हैं कि समय समय पर जीव के रूप बदलते रहे हैं, ये बात सही है। और कुछ रूप विशेष भूवैज्ञानिक काल तक ही सीमित रहे हैं, मतलब ये उसका क्या है, एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया फाइंड मोनोसियस एनिमल इन गिविंग लिस्ट, कि दिए गए समूह में उभयलिंगाश्रयी। मोनोसियस का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक बॉडी है और उसी बॉडी में मेल पार्ट भी है और उसी बॉडी में फीमेल पार्ट भी है। नीरीज नहीं है, एनसाइक्लोस्टोमेटा नहीं है, हाँ लीच है, लेसिफर नहीं है, पिंक टाडा नहीं है। मतलब कितने ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एक। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाइड डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटेड विद स्मोकिंग, कि धूम्रपान से संबंधित विकारों को पहचानिए। लंग कैंसर, हाँ हो सकता है। ब्रोंकाइटिस, हाँ बिल्कुल हो सकता है, एनसीईआरटी ने लिख के दिया है। एम्फाइसीमा, जी हाँ ये भी बिल्कुल हो सकता है, ये भी एनसीईआरटी ने जिक्र करा है। कोरोनरी हार्ट डिजीज, ये भी हो सकता है।
गैस्ट्रिक अल्सर, जी हाँ ये भी हो सकता है। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, एनसीईआरटी ने इसके बारे में भी हाँ बोला है। थ्रोट कैंसर, जी हाँ बिल्कुल भी हो सकता है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी चीजों का जिक्र एनसीईआरटी ने करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है आईयूडी, आईयूआई एंड आईयूटी आर दी एब्रिविएशंस रिलेटेड विद इनफर्टिलिटी। देखिए इन तीनों का जिक्र करा है, उनमें से दो तो रिलेटेड हैं। आईयूडी जो है वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ना, वो दोनों तो हैं, लेकिन ये क्या है, ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। सहेली इज ए वंस ए मंथ, जी नहीं, यहां पर वो वंस ए वीक है। कैसा है वो, वंस ए वीक, कि वो महीने में एक बार, जी नहीं, वो सप्ताह में एक बार ले जाने वाली। मतलब ये दोनों ही चीजें कैसी हैं हमारी, गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, जी नहीं, करेक्ट आंसर क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल मेथड, कि इनमें से कौन सा नेचुरल मेथड नहीं है। एनसीईआरटी ने नेचुरल मेथड में 3 का जिक्र करा है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमेनोरिया और उन्होंने दिया है विड्रॉल मेथड। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया, विड्रॉल मेथड और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये तीनों ही क्या है, नेचुरल है। यूज ऑफ कॉन्डोम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, कि मैथुन के दौरान कॉन्डोम का उपयोग, ये नेचुरल विधि नहीं है, ये एक बैरियर मेथड है, ये एक रोधक विधि है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट में चलते हैं, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी, कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में इसका पहुंचना ये कहलाता है इंसेमाइनेशन। मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, 4। स्पर्म रिलीज फ्रॉम दी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मतलब शुक्राणुओं का शुक्र नलिकाओं से मोचित होना, ये कहलाता है स्पर्मिएशन। मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, 3rd। फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ सीमेन फ्रॉम बॉडी ऑफ मेल, कि नर के शरीर से वीर का तेजी से बाहर आना, यह कहलाता है वीर स्खलन या इजैकुलेशन। मतलब ये हो गया हमारा क्या, 1st। और लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, कि शुक्राणुओं का वृषण से बाहर निकलना, यह कहलाता है सेमाइनेशन। मतलब ये हो गया हमारे पास 2nd। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या निकल के आया, 4 3 1 2। जो हमें देखने को मिल रहा है 4 3 2 1, जी नहीं, 4 1 2, मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट्स। हाँ, एनसीईआरटी ने ऐसा कहा है कि पहले जीव जो भूमि पर आए थे वो कौन थे, पादप थे। कि जो पहले जीव धरती पर प्रकट हुए पादप थे, ये बात कैसी है, सही है। अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो, या हम इसको 2 बिलियन ईयर्स एगो भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। द फर्स्ट सेलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ, कि लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोष के रूप प्रकट हुआ, ये बात सही है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, जी नहीं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, जी नहीं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर दिया गया है कि डोपामिन के ट्रांसपोर्ट में कौन वहां पर इंटरफेयर करता है, तो वो कौन है, कोकेन। करेक्ट आंसर क्या है, डी है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से सीधा सीधा उठाया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, एसर्शन और रीजन। द स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेज इज मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स, ये बात सही है कि स्पंज का कंकाल कंटकाओं से निर्मित होता है। उनमें कोई वेल डिफाइंड स्केलेटन सिस्टम नहीं होता है, कुछ चीजों का वहां डिपोजिशन होता है, वही उनका क्या होता है, कंकाल। सपोर्टिव स्पाइक्यूल्स लाइन द स्पॉन्जोसील, ये बात गलत है कि स्पॉन्जोसील को लाइन नहीं करते हैं। मतलब एक चीज कैसी है, सही है, और एक चीज कैसी है, गलत है। कि assertion is true but the reason is false। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, इसमें सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में दिया गया है द नोवेल्टी एंड ब्रिलियंट इंसाइट ऑफ डार्विन वाज दिस दैट ही asserted that variations, ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट उठाया गया है और वहां से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में पूछा गया है। वेरिएशंस व्हिच आर इनहेरिटेड and which makes resources utilization better for few will enable only those to reproduce and leave more progeny। हमें ये 3 चीजों को वहां फिल करना है। पहले में दिया गया है वेरिएशंस, जो हमें देखने को मिल रहा है सी और डी में,
दूसरे में दिया गया है इनहेरिटेड और तीसरे में दिया है बोर। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है कि डार्विन की नूतनता एवं वैचारिक प्रगल्भता अंतर विचार यह था कि उन्होंने दावा किया कि विविधताएं जो कैसी होती हैं, जो कि वंशागत होती हैं और जो कुछ एक के लिए संसाधनों की उपयोगिता को बेहतर बनाती हैं और केवल उन्हें ही इस योग्य बनाती हैं कि वे प्रजनन करें और अधिक से अधिक संततियों को छोड़ जाएं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाय एंटीबॉडीज कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम के प्रतिरक्षियों या एंटीबॉडी द्वारा जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया दर्शाई जाती है उसे तरल प्रतिरक्षा कहते हैं। ये बात सही है। क्यों कहते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज पाई जाती है प्लाज्मा में और प्लाज्मा किस रूप में होता है, लिक्विड रूप में होता है, इसलिए से क्या नाम दे दिया, तरल प्रतिरक्षा। कि एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड, ये बात सही है क्योंकि प्लाज्मा किसका भाग है, ब्लड का भाग है। कि प्रतिरक्षियां एंटीबॉडीज रक्त में पाई जाती है, मतलब एक्सप्लेनेशन भी कैसा है, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डक्ट सिस्टम ऑफ टेस्टिस हेल्प इन, किस चीज में, कि वृषण की नलिकाएं सहायता करती हैं, किस चीज में करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं के परिवहन में। तो जी हाँ, बिल्कुल करती है ना, कि शुक्राणुओं को वृषण से लेकर कहां तक, मादा जनन मार्ग तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है, ये नलिकाएं करती है। मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, जी हाँ, आप जानते हैं कि इपिडिडाइमस में ही शुक्राणुओं का फंक्शनल मैचुरेशन होता है। तो मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, तो हाँ ये भी करती है। शुक्राणुओं के परिपक्व में, बिल्कुल करती है। स्टोरेज ऑफ स्पर्म, तो हाँ इन नलियों में शुक्राणुओं का संग्रहण भी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, असर्शन एंड रीजन, कि इन इंडिया देयर इज स्टैट्यूटरी बैन ऑन फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट based on the chromosomal pattern in the cells present in amniotic fluid surrounding the developing embryo, और इस टेक्निक को नाम दिया गया था एमनियोसेंटेसिस। कि भारत में विकासशील भ्रूण के आसपास एमनियोटिक द्रव्य में मौजूद कोशिकाओं में क्रोमोसोमल पैटर्न के आधार पर भ्रूण लिंग निर्धारण परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध है। तो हाँ बिल्कुल है प्रतिबंध। दूसरे में कहा गया है इट इज लीगली एम्ड, तो ये लीगल नहीं है, ये कैसा है, इलीगल है, टू इंक्रीज फीमेल फीटिसाइड, है ना, कि इसका कानूनी उद्देश्य जनसंख्या के लिंगानुपात में संतुलन बनाए रखने के लिए कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ाना है। तो ये बात कैसी है, गलत है। मतलब हमारा असर्शन कैसा है, सही है, और रीजन कैसा है, गलत है। जो मैं कहां में, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है मिल्क इजेक्शन के लिए। तो आप जानते हैं मेमोरी एल्वियोलस सबसे पहले मिलेगा, ये बात सही है। मेमोरी डक्ट है, उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट है, उसके बाद एम्पुला है, जी बात गलत है। एम्पुला पहले आएगा, लैक्टिफेरस डक्ट बाद में आएगा। मेमोरी डक्ट पहले है, एल्वियोलस बाद में है, जी नहीं, ये बात भी गलत है। एल्वोलाई पहले है, फिर मेमोरी डक्ट है, फिर एम्पुला है, फिर लैक्टिफेरस डक्ट है, फिर निप्पल है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है हमारा, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा गया है द एजेस ऑफ इनफंडिबुलम पॉसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्बरी विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन, कि कीपक के किनारे उंगली सदृश प्रक्षेप होते हैं, ये बात सही है, जिन्हें हम लोग झालर या फिम्बरी कहते हैं, ये बात भी सही है। कार्य क्या है कि अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु के संग्रह में सहायक होते हैं, ये बात कैसी है, करेक्ट है। दूसरा उन्होंने कहा है क्लाइटोरिस इज ए टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, ये बात भी कैसी है, सही है, कि भगसेफ एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना होती है जो दो लघु भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु पर स्थित होती है। मतलब हमारे दोनों ही चीजें कैसी हैं, करेक्ट है। जो हमें देखने को मिल रहा है स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, के पात्र निषेचन के उपरांत क्या क्या कर सकते हैं। एम्ब्रियो विद मोर देन 8 सेल आर इम्प्लांटेड इन यूटरस, यहां ये बात कैसी है, सही है, कि 8 से अधिक कोशिकाओं के भ्रूण को गर्भाशय में आरोपित किया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद जो वहां पर ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाएगा।
एम्ब्रियो विद मोर देन 16 सेल आर नॉट इम्प्लांटेड इन यूट्रस, जी नहीं, गलत है, क्योंकि 16 सेल के बाद हो गई मतलब वो ब्लास्टोसिस्ट हो गया है, तो उसे यूट्रस में इम्प्लांट किया जा सकता है। एम्ब्रियो विद 8 सेल स्टेज कैन बी इम्प्लांटेड इन यूट्रस, जी नहीं, यहां तक नहीं कर सकते, क्योंकि इस सेल स्टेज तक हम उसे इम्प्लांट करते हैं कहां, फैलोपियन ट्यूब में। एम्ब्रियो विद मोर देन 16 सेल इज इम्प्लांटेड इन फैलोपियन ट्यूब, जी नहीं, इस स्टेज में हम उसे इम्प्लांट करते हैं कहां, यूट्रस में, मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to conventional religious literature which of the following statement are correct, कि परंपरागत धार्मिक साहित्य के अनुसार हमारे काम की चीज यहां पर क्या है, ये है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? एनसीईआरटी ने 3 कथनों के बारे में वहां पर कहा है, कौन कौन से हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच, कि आज जितने भी जीव एवं प्रजातियां विद्यमान है वे सब ऐसे ही सृजित हुई होंगी, जी हां, ऐसी बात उसमें कही गई है। दूसरा, द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर ऑल्सो, कि उत्पत्ति के समय से ही यह जैव विविधता थी और भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी, ये बात भी इसमें कहा गया है, मतलब बी स्टेटमेंट भी कैसा है, सही है। तीसरा, अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड, कि पृथ्वी केवल 4000 वर्ष प्राचीन है, ये बात भी सही है। लास्ट दिया गया है, देयर हैड बीन एक्सटेंशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन द ईयर्स गॉन बाय जस्ट एज न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ एरोज एट डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ, कि जीवों के विभिन्न स्वरूप गुजरते वर्षों के साथ नष्ट होते गए और धरती के इतिहास में विभिन्न अवधियों पर नए जीव रूप पैदा होते गए, ये स्टेटमेंट भी कैसा है, सही है। लेकिन ये जो लिखा है ना कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर, ये इसका हिस्सा नहीं है, स्टेटमेंट सही है लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं है, परंपरागत धार्मिक साहित्य के अनुसार वाली थ्योरी में ये बात शामिल नहीं है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां, डी में, तो करेक्ट आंसर हमारा कहां है, डी है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल आप जानते हैं ये पाया जाता है किस में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, मतलब ये हो जाएगा फैसियोला, क्योंकि ये है प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर, यानी कि ये हो गया क्यू। सेलुलर लेवल ये हमें पाया जाता है किसमें, ये पाया जाता है पॉरीफेरा में, ये हो गया स्पॉन्जिला, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, आर। टिश्यू लेवल की बात करें तो ये पाया जाता है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में, ये हो गया आपका क्या, ओवेलिया, मतलब ये हो गया एस, क्यू आर एस, और ऑर्गन सिस्टम पाया था फेरेटिमा, ये हो गया आपका पी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू आर एस पी, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां पर, क्यू आर एस पी, मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया इन ह्यूमन, कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी मानव में निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी है, ये बात कैसी है, सही है। राइनो वायरसेस कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन आइलमेंट्स कॉमन कोल्ड, कि नासा विषाणु मानव में सबसे ज्यादा संक्रामक रोग सामान्य जुकाम फैलाता है, हाँ बिल्कुल, राइनो वायरस जुकाम के लिए जिम्मेदार है। वुचेरेरिया कॉजेज फाइलेरियासिस, कि वुचेरेरिया के कारण फाइलेरियासिस होता है, जी हाँ, ये बात भी कैसी है, सही है। मैनी फंजाई लाइक माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, कि उपरोक्त में से कितने कथन कैसे हैं, सत्य हैं, तो हाँ हम बोलेंगे चारों के चारों कैसे हैं, सत्य हैं, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ ऑर्गन एंड इट्स इवोल्यूशन, कि वर्टिब्रेट हर्ट्स होमोलोगस ऑर्गन है और ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है वो शो करते हैं। देखिए अगर ये होमोलोगस ऑर्गन है तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये कैसा होगा, डाइवर्जेंट, मतलब ये बात कैसी हो जाती है, गलत। वर्टिब्रेट ब्रेन भी जो है ये होमोलोगस होता है, इन्होंने क्या लिख दिया है, एनालोगस, मतलब ये बात भी कैसी हो जाएगी, गलत। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैन, अगर आप इनको देखें तो इनका कार्य क्या है, सेम है, लेकिन इनके तरीके क्या है, अलग है, रेटिना की पोजीशन के बेस पे, मतलब ये क्या हो जाएगा, एनालोगस ऑर्गन, और एनालोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट नहीं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है, मतलब ये भी कैसा हो गया, गलत। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो ये कैसे हैं, एनालोगस ऑर्गन, और ये क्या शो करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन।
मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमारे काम की चीज ये है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल्फ सेल्स, के उच्चतर कशेरुकी स्वयं की कोशिकाओं से बाह्य जीवों को विभेदित कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट भी कैसा है, सही है। fetus receive antibodies from its mother through placenta is an example of active immunity, कि गर्भ उसकी माता के अपरा द्वारा एंटीबॉडीज प्राप्त करता है, और जब किसी को डायरेक्ट एंटीबॉडीज मिलती है तब वो एक्टिव नहीं, तब वो पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है। मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है, क्योंकि यही स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन। स्मूथ मसल्स वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, हाँ ये बात सही है, हमारा करेक्ट आंसर यही है। फिर भी एक बार और देख लो, एरियोलर टिश्यू टेंडन, जी नहीं, ये डेंस टिश्यू का एग्जांपल है। कि एरियोलर ऊतक का उदाहरण कंडरा है, जी नहीं, ये सघन नियमित का उदाहरण है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप ऑफ नोज में पाई जाती है, जी नहीं, ये कहां पाई जाती है, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय में पाई जाती है। और क्यूबोइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक बनाती है, जी नहीं, वहां पे होती है कौन सी, कॉलमनर सेल्स। मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, असर्शन और रीजन। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउच्ड मैमल्स सर्वाइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, के महाद्वीपीय विस्थापन के कारण ऑस्ट्रेलिया में शिशुधानी स्तनधारी जीवित रहे। क्यों, क्योंकि जब वो अलग हो गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के द्वारा, तो वहां पर जो मार्सुपियस थे उनका कोई कंपटीटर और उनका कोई प्रीडेटर वहां पर नहीं था। देखते हैं क्या लिखा है, देयर वर नो कंपटीशन, ये उसका एक्सप्लेनेशन, कि देयर वर नो कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल्स टू पाउच्ड मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया में अन्य स्तनधारी जीवों से शिशुधानी स्तनधारियों को कोई स्पर्धा नहीं थी। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कि बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये एक फीमेल कॉन्डोम का जो है डायग्राम दिया गया है, एनसीईआरटी से लिया गया है। क्या पूछा गया है, गिवन डायग्राम ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज बेस्ड ऑन। यहां पर देखोगे तो सभी में लिखा है बैरियर मेथड, बैरियर मेथड, बैरियर मेथड और बैरियर मेथड। रोध विधियां हैं, ये बात तो फिक्स है, मतलब ये पॉइंट तो उन्होंने सही लिया है। अंतर है उनके कार्य करने के तरीके में। कि प्रिवेंट्स फिजिकल मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, कि नर व मादा युग्मकों को भौतिक रूप से मिलने से रोकती है, ये बात कैसी है, सही है। प्रिवेंट्स अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग फ्रॉम यूटेरस, ये बात गलत है, ये इंप्लांटेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। प्रिवेंट्स क्लीवेज, ये फर्टिलाइजेशन कोई नहीं होने देगा, तो क्लीवेज को रोकेगा भी नहीं। प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ मेल गैमेट एंड फर्टिलाइज फीमेल गैमेट, देखने में ये दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं, ए और डी, लेकिन फर्क क्या है, यहां पर लिखा है मेल एंड फीमेल गैमेट और यहां पर लिखा है मेल एंड फर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो फिर तो कॉन्डोम का कोई फायदा ही नहीं रहा ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द इनकरेक्ट मैचिंग। हमें ढूंढना है इसमें कैसे, इनकरेक्ट। पहला दिया गया है, स्प्लीन एक्ट एज ब्लड फिल्टर, कि प्लीहा रक्त निष्कंदन का कार्य करती है, तो हाँ बिल्कुल करती है। दूसरा, थाइमस साइज रिमेन द सेम आफ्टर बर्थ, कि थाइमस जो जन्म के बाद भी आकार में सदैव समान रहती है, ये बात कैसी है, गलत है। और जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। आप जानते हैं कि थाइमस का आकार एक उम्र के बाद धीमे धीमे छोटा होने लग जाता है। बाकी का दिया गया फैगोसाइटोसिस पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, आप जानते हैं कि ये क्या है, फैगोसाइटिक सेल है, न्यूट्रोफिल का ही दूसरा नाम है। नेचुरल किलर सेल परफोरिन बनाती है, हाँ ये बात भी कैसी है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ये बात एनसीईआरटी से सीधे सीधे ली गई है, कि प्रसव एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है, ये बात सही है। प्लेसेंटा इंड्यूसेस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, कि अपरा हल्के संकुचनों को प्रेरित करता है जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिबद्ध कहते हैं, ये बात भी सही है। एनसीईआरटी ने वहां पर शब्द इस्तेमाल किया है, फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा,
पूर्ण विकसित गर्भ और प्लेसेंटा जो है वही संकेत भेजते हैं किसको, हाइपोथैलेमस को, क्या बनाने के लिए, ऑक्सीटोसिन, और वही ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, रिलीज होता है, जिसकी वजह से गर्भाशय में क्या होते हैं, संकुचन होते हैं। मतलब हमारी दोनों ही चीजें कैसी है, सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हेमिकोडेटा प्रोबोसिस ग्लैंड हेल्प इन एक्सक्रीशन, ये बात सही है, वहां पे लिखा हुआ है कि हेमिकोडेटा में प्रोबोसिस ग्लैंड उत्सर्जन में क्या करती है, सहायता करती है, कि हेमिकोडेटा में प्रोबोसिस ग्रंथि उत्सर्जन में मदद करती है। ग्लोमेरुलस इज फाउंड इन प्रोबोसिस ग्लैंड, देखिए ग्लोमेरुलस अगर है तो यही क्या करेगी, वहां पर एक्सक्रीशन का काम करेगी, तो बिल्कुल सही है कि प्रोबोसिस ग्रंथियों में ग्लोमेरुलस पाया जाता है, कि बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है फिर से मैच द कॉलम टाइप में दिया गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द कॉलम 1, 2 एंड 3। ईस्ट्रोजन अगर आप देखें तो ईस्ट्रोजन निकलता है कहां से, ओवरी से, ये हो जाएगा आपका सी। एफएसएस निकलता है कहां से, तो एफएस निकलता है कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, यानी कि ये हो जाएगा आपका डी। ऑक्सीटोसिन आपका निकलता है कहां से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, मतलब ये हो जाएगा आपका बी। और टेस्टोस्टेरोन निकलता है कहां से, टेस्टिस से, मतलब ये हो जाएगा आपका ए। सी डी बी ए। अब वहां पर देखना कि कौन किस पे कार्य कर रहा है, पहले इसी पे मिला के देख लेते हैं क्या अपन को कहीं मिल रहा है। सी डी बी ए, सी बी ये गलत हो गया, सी डी बी ए यहां पर कहीं पे ऐसा कोई मिल नहीं रहा है। अगर हम उसको ना भी मिलाएं तो भी हमें अपना आंसर देखने को मिल रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट में देखते हैं स्टेटमेंट 1 and 2। कंपाउंड एपिथेलियम हैज मेन रोल इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जी नहीं, ये वहां पर सिंपल एपिथेलियल का कार्य है, और सिंपल एपिथेलियम मेन फंक्शन इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जी नहीं, ये कंपाउंड एपिथेलियम का कार्य है। मतलब यहां पर कार्यों को क्या कर दिया गया, इंटरचेंज कर दिया गया है, और इस वजह से यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रिस्की पीरियड ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि मासिक चक्र के दौरान रिस्की पीरियड कितना होता है, एनसीईआरटी ने सीधे सीधे दिया है 10 से 17वां दिन। करेक्ट आंसर है इसमें बी। और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, कि टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, हाँ ये बात सही है, एनसीईआरटी ने दिया गया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कि विडाल टेस्ट की सहायता से टाइफाइड को कंफर्म किया जा सकता है, कि टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण से हो सकती है। मतलब स्टेटमेंट 1 हमारा कैसा है, करेक्ट है। साल्मोनेला टाइफी इज पैथोजेनिक बैक्टीरियम व्हिच कॉजेज टाइफाइड फीवर, कि साल्मोनेला टाइफी ये बात सही है, एक रोगजनक जीवाणु है जिसके मानव में टाइफाइड ज्वर होता है। मतलब हमारे दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ए है। ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पेपर के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।